चलो देखो बेटा, सुनिए ध्यान सभी लोग। कल हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा था, यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर हुआ था एटम का, जिसमें आपने देखा क्या था सर, आपने बताया था कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं वो सब अपने अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर H2O से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। गैस है कोई CO2 मिलके अपना, कार्बन अपने अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो सब अपने अपने छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं। साइंस ने और डेवलपमेंट किया तो कहा कि नहीं, मॉलिक्यूल सबसे छोटा कंस्टिट्यूट नहीं है, एटम जो है उन एटम से मिलकर के कोई मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी सबसे छोटा क्या है, एटम है। जब साइंस ने और डेवलपमेंट किया तो उसने पाया कि एटम से भी छोटा कोई है और वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर सर ऐसा है तो ये बताना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए यहाँ पे मॉडल्स रिप्रेजेंट हो रहे थे। तो पहला मॉडल जो रिप्रेजेंट किया था वो किसने किया था, थॉमसन का मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और वो थॉमसन का मॉडल क्या था, मैं कंक्लूड करता हूं आपको। थॉमसन के मॉडल में ये था कि उन्होंने तरबूज की तरह बोला था किसी भी एटम को, है ना। उन्होंने कहा था जो तरबूज में रेड पार्ट होता है वो पूरी की पूरी कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज उसी में कॉन्सेंट्रेटेड है और पूरे एटम का मास भी उसी में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब चूंकि एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इस वजह से उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एज अ सीड्स होते हैं। जैसे उसमें आपने देखा होगा कि तरबूज में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं और इतने ज्यादा होते हैं कि वो अपना चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, किससे, पॉजिटिव से। इससे क्या हो जाएगा, एटम कैसा हो जाएगा, परफेक्टली न्यूट्रल हो जाएगा। ये चीज हम लोगों ने थॉमसन के मॉडल में कल देखा, ठीक है। थ्योरी में आप देख सकते हो, नोट्स में। फिर इसकी जो ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ये फेलर, इनका फेलर क्या था, क्यों नहीं ये सक्सेसफुल सही से बता पाए। तो पहला मेन चीज है कि सर ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाए, ठीक है ना। सॉरी, स्टेबिलिटी नहीं, स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में, स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में नहीं बता पाए कि इसमें अगर हम देखते हैं कि सर अगर एटम को आप देखिए तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जंप करें या ना करें, लेकिन वहां पे स्पेक्ट्रल सीरीज डेवलप होती है, रेडिएशन होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो एक तो ये ड्रॉबैक था, और दूसरा ड्रॉबैक था इस रदरफोर्ड के जो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग वाला एक्सपेरिमेंट था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब क्या था अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पे कैसे कोई रेडिएशन हो रहा है ऐसा कुछ बताया नहीं। अगर सीड्स की तरह है तो वो बैठे बैठाए थोड़ी ना कोई एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। तो इस वजह से वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक। अब जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था कि उन्होंने एल्युमिनियम गोल्ड की फॉइल लेकर के, गोल्ड की फॉइल लिया और उसका इतना छोटा मतलब बारीक कर दिया, इतना थिकनेस कम कर दी कि वो कह सकते हैं कि एटम की लेयर्स की तरह ट्रीट कर रहा होगा, ठीक है। और जब वहां से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की तो क्या देख रहे थे, देयर आर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स व्हिच आर पासिंग विदाउट एनी डेविएशन, है ना। देयर आर ओनली 0.14% which deviates by an angle greater than 1 degree, है ना। कितने 99.86% अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जिनका डेविएशन 1 डिग्री से भी कम था। यानी सारे कैसे जा रहे थे, पास होते चले जा रहे थे। बहुत कम ऐसे थे जो डेविएशन हो रहा था। तो सर इसका मतलब है यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अदरवाइज यहीं से डेविएट हो जाता, यहीं से रिपेल हो जाता। बोलो बात समझ में आई। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर आए थे रदरफोर्ड अपने मॉडल को रिप्रेजेंट करने, ठीक है ना। रदरफोर्ड की स्पेलिंग क्या है, ये रदरफोर्ड मॉडल। अब सुनो रदरफोर्ड के मॉडल को सुनो क्या है।
रदरफोर्ड के मॉडल में है। अब कहा गया कि सर आपने तो उसको फेल कर दिया थॉमसन को, तो आप जरा बताइए कि आखिर क्या यहाँ पे है, कैसा एटम हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो रदरफोर्ड ने बताया कि जो भी हमारे एटम का पॉजिटिव चार्ज है और टोटल मास है मैक्सिमम, वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? और इसका जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, और जो एटम है उसका साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। और जितना भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे। वो उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को ऐसा बताया, किन्होंने? रदरफोर्ड ने। ठीक है, अब जब ऐसा हुआ तो ध्यान से सुनना, इनके भी ड्रॉबैक्स क्या निकल के आए? इनके ड्रॉबैक्स ये निकल के आए कि सर आपने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, हमने कहा ठीक, तो स्पेक्ट्रल सीरीज आपके अकॉर्डिंग कैसी होगी? पहली बात तो ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो ये तो एनर्जी लगातार रेडिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी। तो यहां से अगर एनर्जी लगातार रेडिएट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिवॉल्व कर रहा था वो धीरे धीरे एनर्जी लॉस होगी और कहां पे चला जाएगा? न्यूक्लियस में चला जाएगा, तो स्टेबल नहीं हो पाएगा, एटम खत्म हो जाएगा। पहला तो एक ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और दूसरा था कि सर चलो मान लिया कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करते करते एनर्जी रिलीज कर भी रहा है तो वो तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा, और जबकि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल सीरीज में कैसा पाया गया है? डिस्क्रीट पाया गया है। डिस्क्रीट यहाँ पे मतलब थोड़ी देर मिल रहा है फिर रुक रहा है, मिल रहा है फिर रुक रहा है, तो इस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिल रही हैं। तो इस चीज को एक्सप्लेन करिए। तो ये दोनों ही चीजें जो है रदरफोर्ड भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर आए थे बोर, ठीक है ना, हम लोग फिर पढ़ेंगे बोर्स का हाइड्रोजन मॉडल क्या कहता है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, लास्ट टाइम पे भी मैंने यहाँ तक किया था। हाँ बोलो। हाँ अच्छा, और सुनिए, अल्फा पार्टिकल के अल्फा पार्टिकल के जब बम्बार्डिंग कराई जा रही थी तो दो डेफिनेशन वहां से बहुत पूछी जाती हैं। वो है एक क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है और दूसरा एक है इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है। ठीक है ना, तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर आपका यहाँ पे सपोज ये कोई एटम था, ठीक है, एटम क्या कह सकते हैं, ये जब हम लोग यहाँ पे रदरफोर्ड वाले लेंगे अल्फा, ये तुम्हारा एटम, ठीक है ना, गोल्ड की, ठीक है ना, गोल्ड के लिए लेंगे, तो जब यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहा था, सपोज कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के टर्म में थी। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से धीरे से जा रहा था, लेकिन जो इसका न्यूक्लियस है उसमें भी तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो कितना होगा? ZE, वेयर Z इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहां से जाएगा और एक सर्टेन डिस्टेंस तक क्लोज करेगा, और उसके बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और वो एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये फिर इसको रिपेल करेगा, मतलब यहीं से ये रिपेल करना शुरू कर देगा। तो आप क्या देखोगे कि सर ये एक वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक हमारा अल्फा पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस के पास तक पहुंच सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि क्लोजेस्ट अप्रोच किसको बोलते हैं? द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एनी अल्फा पार्टिकल कैन रीच नियर द न्यूक्लियस। ठीक है ना, द मिनिमम डिस्टेंस up to which any alpha particle can reach near to the nucleus is known as closest approach. ठीक है ना, closest approach, minimum distance of closest approach. ठीक है, अगली बात समझ में। अब जरा ध्यान सुनना, इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हर अल्फा पार्टिकल के लिए ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो आपने बताया कि सर सभी की काइनेटिक एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी को जब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ mv² k q1 q2 by r0। तो यहां से देखो r0 की वैल्यू आ जाएगी k q1 q2 2 टाइम्स अपॉन mv²। बोलो बात समझ में आई बेटा? अब आपको k की वैल्यू भी पता है, आपको k की वैल्यू भी पता है, ये कौन सा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है,
Q1 की वैल्यू तुम्हारे लिए ZE हो जाएगा। गोल्ड के लिए कितना होता है 79 होता है। और यहाँ पे आपको अल्फा पार्टिकल का चार्ज पता ही है 2E हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस मीटर के टर्म्स में आप निकाल सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही? ये तो था क्लोजेस्ट अप्रोच। किसके लिए था? ये क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए था, ठीक है। और एक था इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है ना। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या था उस चीज को भी आप देख लीजिए बेटा, ध्यान से सुनना। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है? वो जैसे आप ये सेंट्रल वाली लाइन गई, ठीक है ना बेटा, तो अब देखो यहाँ वाली लाइट रे ऐसे चली गई, यहाँ वाली लाइट रे भी ऐसे, सॉरी अल्फा पार्टिकल चला गया, यहाँ वाला भी चला गया। आप क्या देखोगे जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कोई एक अल्फा पार्टिकल है जिसने डेविएशन यहाँ पे शुरू कर दिया, डेविएशन यहाँ पे शुरू कर दिया, तो उस अल्फा पार्टिकल की वर्टिकल डिस्टेंस लाइन फ्रॉम द सेंट्रल लाइन, ये जो होगा यही है इंपैक्ट पैरामीटर। सुन लो लड़के, इंपैक्ट पैरामीटर समझ में आया? किसी भी अल्फा पार्टिकल की वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि डेविएशन स्टार्ट करने वाला है, ठीक है ना, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा उसी को हम लोग इंपैक्ट पैरामीटर बोलेंगे। बोल बात समझ में आ रही है? ये चीजें हम लोगों ने कल की थी, ठीक है ना। और थ्योरी नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, उस नोट्स के जेरोक्स कराना है और उसके साथ ये थ्योरी आपको इतनी पढ़नी थी। आज हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ रहे हैं, उसमें मैथमेटिकल कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उनको लिखेंगे और फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो बोलो यहां तक समझ में आया? क्लियर है ना? कौन सा? ये क्लोजेस्ट अप्रोच। सुन लो भाई लड़के, जब यहां से अल्फा पार्टिकल देखो निकल गया, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। जब आप ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं तो कोई ना कोई एक अल्फा पार्टिकल होगा जो यहां से डेविएशन शुरू करेगा ना भाई, जो डेविएशन शुरू कर रहा है, तो उस अल्फा पार्टिकल की जो मीन लाइन जा रही है, सेंट्रल लाइन, उससे जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी उसको हम लोग बोलेंगे इंपैक्ट पैरामीटर। अब बात समझ में आ गई? ठीक, आगे बढ़े। चलो, तो अब हम लोग यहां से जब ये सब फेलर थे, अब हम लोग किसके मॉडल पढ़ने जा रहे हैं? बोर्स की पोस्टुलेट्स थ्योरी, कुछ थ्योरी है उनको हम लोग देखते हैं। हाँ, उन्होंने क्या कहा? जो दो ड्रॉबैक्स थे, किसके ड्रॉबैक्स थे? रदरफोर्ड के, उनको उन्होंने रिमूव किया और मॉडल हाइड्रोजन के मॉडल रिप्रेजेंट किया। तो हम लोग ध्यान सुनते हैं क्या उन्होंने किया। सेंट्रल लाइन कहां डेविएट हो रही है, वो तो जाकर के वापस आ गई थी ना। तो बोलो अब जरा ध्यान सुनने, बोर्स ने दोनों ही समस्या का समाधान कर दिया था। कौन सी दो समस्याएं थी साहू? कौन सी दो समस्याएं थी थॉमसन के रदरफोर्ड के मॉडल में? स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दूसरा स्पेक्ट्रल डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस होनी चाहिए थी, और कैसी आ रही थी? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी, है ना। तो अब रदरफोर्ड ने क्या कहा? सॉरी, बोर्स ने, ध्यान सुनना, बोर्स ने एक थ्योरी दे दी और उसी से सारा काम हो गया। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिए क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन ऐसे नॉर्मली रिवॉल्व कर रहा था, तो वो ऐसे नॉर्मली रिवॉल्व नहीं करता, वो अपने स्टेबल ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी लूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई वर्क नहीं हो रहा है, और वो अपनी एनर्जी, स्टेबल एनर्जी ऑर्बिटल में है, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा। बात समझ में आई? हाँ, इलेक्ट्रॉन तभी रिलीज करेगा जब वो एक स्टेबल ऑर्बिटल से दूसरे स्टेबल ऑर्बिटल में जंप करता है। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? इतनी बात बोल दी थी उन्होंने। तो इसके बाद जब इतनी बात बोली गई तो किसी ने कहा कि सर वो स्टेबल ऑर्बिटल्स जो हैं वो रेडियस हैं क्या? क्योंकि कैसे पता चलेगा कहां पे स्टेबल ऑर्बिटल है कहां पे नहीं है? तो ध्यान से सुनना, जैसे स्टेबल ऑर्बिटल्स के लिए क्या हुआ, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये अकॉर्डिंग टू बोर, ये देखिए अकॉर्डिंग टू बोर क्या है, ये सब स्टेबल ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। ध्यान सुनना,
और अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो वो यहीं पे रिवॉल्व करता रहेगा, ड्यूरिंग रिवोल्यूशन कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। हाँ, जब कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर बाय चांस ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो बोलो बात समझ में आई? ये बात उन्होंने बता दी थी। तो अगर ये बात बताई थी तो रेडियस कैसे निकाला जाएगा उसके लिए बात की गई। तो अब हम लोग यहाँ पे पहला ही डेरिवेशन यहाँ करते हैं। डेरिवेशन क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट। कैसे रेडियस निकालेंगे, ठीक ना? तो अब कैसे होगा, ध्यान सुनना। उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का रेडियस चाहिए स्टेबल ऑर्बिट का तो कैसे मिलेगा? सुन लीजिए, ये तो रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक है ना? तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए क्योंकि वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना? तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? पहला पॉइंट, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना? तो जब यहां पे होगा, ठीक है भाई, मान गए कि Q1 Q2 by R square is equal to mv square upon R, where m is what? Small m is the mass of electron, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पे करेंगे k की वैल्यू 9 into 10 power 9, Q1 बोले तो इसके लिए हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है ना, लेकिन अभी हम लोग सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही नहीं, हो रही है, हम नहीं बात करेंगे, हम जनरल लेके काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे इसका चार्ज कितना ले लेंगे? प्लस Ze, तो ये हो जाएगा Z इंटू E, इलेक्ट्रॉन है E अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 V स्क्वायर अपॉन R, एक R से R कैंसिल आउट, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक काम करो अभी यार, अभी इसको क्योंकि रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव करना, वैल्यूज मत रखो, ए सांग लो ये हंसा नहीं होता मालूम कंटा फिर समूह मारेगा। पहले ये होगा, ठीक है? ये एक पहला एक्सप्रेशन हो गया। अब दूसरा क्या बोला उन्होंने, सुनिए ध्यान से। अगर ये स्टेबल ऑर्बिट है तो एक बात और सुनना, उन्होंने यहाँ पे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को भी यूज किया। और कैसे यूज किया उस चीज को ध्यान सुनना। उन्होंने कहा अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके पास मास भी है, तो ये इस ऑर्बिट में कौन कौन सी ऑर्बिट स्टेबल होगी? जिनके थ्रू जो एसोसिएटेड वेव्स होगी। अब जरा ध्यान सुना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो अपने पीछे ये एक वेव एसोसिएट करेगा, बोलो यार। और अगर ये वेव, ध्यान से सुनना, सरकमफ्रेंस अगर इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ दिस वेव है तो ही वो ऑर्बिट क्या होगी? स्टेबल ऑर्बिट होगी। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है ना? फिर से मेरी बात ध्यान सुनना। इन्होंने पहला तो ये बोल दिया कि स्टेबल ऑर्बिट्स होने चाहिए थे। किसी ने पूछा कि आखिर स्टेबल ऑर्बिट्स होंगे कौन से, तो उन्होंने कहा ध्यान से सुनिए, ऐसी ऑर्बिट्स स्टेबल ऑर्बिट्स कहलाएंगी जिनके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उनके इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए। नई बात समझ में आई? अब जरा इनका जो सरकमफ्रेंस है, सपोज यहां से यहां तक की रेडियस इसमें r थी, तो यहां पे दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या होना चाहिए था? सरकमफ्रेंस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ wavelength of the wave associated
associated with the electron। बोलो बात समझ में आई? तो यानी इलेक्ट्रॉन ने अगर एक वेव एसोसिएट की है तो उस वेव का वेवलेंथ भी होगा, तो उसका जो इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर होना चाहिए? सरकमफ्रेंस 2 पाई r शुड बी इज इक्वल टू n इनटू लैम्डा। बोलो क्लियर है? आ गई बात समझ में? ठीक। तो अगर ये चीज मेन इनकी लाइन थी तो इसी से एक स्टेटमेंट और आप बोल सकते हो कि सर इसी के थ्रू एक स्टेटमेंट और निकल के आ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट मस्ट बी कांस्टेंट। कैसे निकल के आ रहा है? ध्यान से सुनना लड़के, ये ध्यान सुनो, ये आया ना। अब लैम्डा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? h अपॉन mv। बोलो भाई लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p पढ़ा था ना? तो यहां से ये लिख सकते हैं 2 पाई r हो जाएगा। तो हम लोग ये mv को इधर करते हैं, 2 पाई इधर करते हैं, mv r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए था? कांस्टेंट होना चाहिए था। बोलो भाई होना चाहिए था नहीं होना चाहिए? तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां से v की वैल्यू निकालेंगे, यहां से v की वैल्यू को निकालेंगे और इस v की वैल्यू उठा करके यहां पे पुट कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इससे हम लोग क्या करेंगे? रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव कर लेंगे, ठीक है? तो यहां से हम अगर v की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है, फाइंड v from equation second and put in equation first। जैसे ही हम लोग करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई। सर ये m के साथ तो चेंज होगा ना, कांस्टेंट m इनटू r। क्या m? नहीं, हाँ मोमेंटम। मोमेंटम देखो ना, m जो है क्या है? मोमेंटम जो है अगर ऑर्बिट फिक्स कर दिया, ऑर्बिट फिक्स कर दी तो उस पूरी ऑर्बिट के लिए क्या हो गया? फिक्स हो गया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है? तो ये v की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान सुनने लोगे, r इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन m, और यहां से आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। बोलो क्लियर है ना? वही लड़के, अब मैं क्या करने वाला हूँ? एक m से एक m कैंसिल आउट, ठीक है? ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, r इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर m इंटू r स्क्वायर। एक r से r कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? इधर वाले टर्म को, और ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। ध्यान सुनना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, अभी आपको डिराइव करना पड़ेगा। r यहाँ पे बचा हुआ है तो सारी चीजें इधर चली जाएंगी, ठीक है? यार ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर क्यों जा रहा है? थोड़ी सी गलती हुई, जाओ मालूम कंटा पर हमारे गई। चलो 4 पाई, अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू k ही रखो, k। चलो देखो यहाँ पे हो गया, आ गया। r की वैल्यू क्या करेंगे? ये n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m k z e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू r। देखो ध्यान से, फिर से सुनो, शांत हो जाओ। देखो यार भाई ये कंफर्म है, पहला पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इसको क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। पहली आर की क्वेश्चन ये मिल गई। दूसरे के लिए इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड
ठीक है ना, इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस जो होगा वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये हो गया दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हो, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसी ऑर्बिट का, वो उस ऑर्बिट के लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखो अगर किसी ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू फिक्स कर लिया, ठीक है ना, n क्या है, सपोज ये पहला ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1, ये दूसरा ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2, तीसरा ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3। तो अगर ये फिक्स है तो h/2 क्या है, कांस्टेंट है। तो स्टेटमेंट कोई बच्चा ये भी बोल सकता है, अगर तुमसे कोई पूछा जाएगा व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू फाइंड द स्टेबल ऑर्बिट्स, तो कोई तो एक ये बोल सकता है कि सर सरकमफेरेंस जो होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेव एसोसिएटेड जो होना चाहिए उसके बराबर होना चाहिए। या कोई आदमी बोल सकता है कि सर उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। यहां से मैंने v की वैल्यू को निकाला और इस v की वैल्यू को उठा करके मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। और जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे कैलकुलेशन करना। जैसे ही मैंने इसको पुट किया, स्क्वायर कर दिया, सब कुछ ठीक है। k की वैल्यू मैंने पुट कर दी थी इसलिए गलत हो गया था, नहीं करेंगे k की वैल्यू को पुट, ठीक है। m से m कैंसिल हुआ, क्लियर है। अब जरा ध्यान सुनना बच्चे, m से m कैंसिल हुआ, नीचे वाला टर्म ऊपर गया, तो देखो नीचे वाला जब टर्म ऊपर जाएगा तो यहां से देखो k तो लिखा ही था, k, q1 की वैल्यू ze, q2 की वैल्यू e, यहां तक कोई डाउट नहीं। नीचे वाला 4 पाई स्क्वायर m इंटू आर स्क्वायर, और ये देखो n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे लिखा था, r से एक r कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म इधर चला आया, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m k z e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये इतना रिजल्ट आ गया यहाँ पे। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, स्मॉल r की वैल्यू आ गई। अब जरा ध्यान सुनना, अगर मैं सारी वैल्यूज को रख देता हूं, अगर मैं x की वैल्यू को रख देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देता हूं, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू रख देता हूं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देता हूं, पाई की वैल्यू रख देता हूं, तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो r आता है दैट इज 0.53 into n स्क्वायर बाई z into एंगस्ट्रॉम, ये आ जाता है। अब जरा ध्यान सुनना, ठीक है, ये आया। अब अगर तुमको फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिटल चाहिए तो n की वैल्यू क्या करोगे, 1, सेकंड चाहिए n की वैल्यू 2, थर्ड चाहिए n की वैल्यू 3, तो z क्या है। अब अगर ये हाइड्रोजन एटम था तो z की वैल्यू 1, हीलियम एटम है 2, लिथियम है 3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो रेडियस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक्सप्रेशन आया। और एक बार ध्यान से सुनना बच्चे, आपकी बुक में क्या किया गया है, z को उन्होंने हटा करके 1 ही डायरेक्ट कर दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको रिजल्ट ये याद रखना है, 0.53 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, क्लियर है कहीं, ठीक है ना। कुल बात समझ में आ रही है, तो इतना जरा डिराइव करो उसको। अब हेडिंग क्या लिखोगे, बोर्स पोस्टुलेट्स फॉर स्टेबल ऑर्बिट, लिखो हेडिंग डालो, बोर्स पोस्टुलेट्स फॉर स्टेबल ऑर्बिट। कॉपी में लिख लो आज, कौन सा, हाँ ये वाला नहीं समझ में आया। जरा ये बताओ, यहाँ पे कुछ सरकमफेरेंस होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, कोई आदमी कह सकता था कि मैं यहाँ स्टेबल रेडियस बना दूं, कोई कह सकता था मैं यहाँ बना दूं इस इतनी रेडियस को लेकर के, कोई कह सकता था मैं यहाँ रेडियस लेकर के बना सकता हूँ। तो कौन सी रेडियस लेनी है, वो रेडियस लेनी है जिसके लिए ये जो वेव एसोसिएट हुई है, ये वेवलेंथ। अब देखो ये पहला वेवलेंथ λ1, फिर λ2, λ3, 4 λ, 5 λ, 6 λ, इस तरह हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ऐसी रेडियस कंसीडर करनी है जिसका सरकमफेरेंस जो हो वो इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में हो। अब बात समझ में आई, मतलब हाँ कई सारे होंगे। अब जरा ध्यान सुनो, ओए भाई बात नहीं, ऐसा भी यहाँ पे अगर मान लो ये वाली रेडियस यहाँ लेकर के यहाँ ले लेते तो पता लगा यहीं पे आकर के वो पूरी रेडियस उसने कवर ही नहीं कर पाया, 13.5 टर्न्स हो पाए थे, है ना। तो ऐसा नहीं चलेगा। अब बात समझ में आ गई, क्लियर है, यस सर, ठीक है। तो अब आप जरा इसको नोट करिए,
हेडिंग डालिए एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी इन स्टेबल ऑर्बिट। अब सुनना बेटा, ये है पॉजिटिव, ये है इलेक्ट्रॉन किसी स्टेबल ऑर्बिट में। तो बेटा इसके पास तो दो तरह की एनर्जी हुई ना, है ना। एक तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो कि कितनी होगी माइनस ZE² अपॉन फॉर्मूला होता है ना आपका K Q1 Q2 by R। आप लिख सकते हो सर K ZE into minus E upon R। We can write here minus K ZE² upon R। ये तो पोटेंशियल एनर्जी हुआ, बोलो। अब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर? सबको पता है हाफ mv² होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें v तो पता नहीं था, हमें तो बस इन्हीं के टर्म्स में आंसर पता होना चाहिए था। तो इसको हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, इस चीज को ध्यान से सुनना बेटा। अभी हम लोगों ने देखा ना mv² अपॉन r क्या होता है, k ZE into E अपॉन r²। बोलो ये हो रहा था नहीं हो रहा था? ये हो रहा था ना। अगर मैं एक r से एक r कैंसिल कर दूं और यहां से हाफ मल्टीप्लाई करूं, यहां से हाफ मल्टीप्लाई करूं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ रही है? हाफ k ZE² अपॉन, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ k ZE² अपॉन r। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट वो कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस, बोलो यार, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ k ZE² अपॉन r। तो यहां से टोटल एनर्जी कितनी आ गई? टोटल एनर्जी आ गई माइनस हाफ k ZE² अपॉन r। बोलो बात समझ में आया नहीं है? क्लियर है? नोट करो जल्दी से पहले कि न्यूमेरिकल करते हैं। साइन के साथ होते हैं। हाँ पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में साइन के साथ। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन को साइन के साथ लेना होता है। यस सर, आपने चैप्टर नंबर 2 में बताया सर, आपसे पढ़ता है जो क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तो मजा आएगी। इसके पहले जितने फॉर्मूले उसमें देखो कभी भी वेक्टर वाला जो फॉर्मूला उसमें साइन नहीं लेना है। अरे नहीं, हाँ साइन नहीं पूछा, इसके पहले भी फॉर्मूले ना उसके क्वेश्चन नहीं करते क्या? कराएंगे। अब ये एनर्जी वाला हो जाए तो रेडियस और एनर्जी दोनों के साथ साथ चलेंगे। हाँ होंगे भाई, एनर्जी वाला तो होंगे पहले। अच्छा अब एक बात और सुनो, अब एक बार मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि अब सुनिएगा एक रिलेशन हम लोग क्या देख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखो ये माइनस k ZE² बाई r है, काइनेटिक एनर्जी हाफ k ZE² बाई r है, और टोटल एनर्जी ये सर सबका मतलब सेम रिलेशन आ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जरा देखना, जो टोटल एनर्जी है वो माइनस काइनेटिक एनर्जी है। बोलो ये बोल सकते हैं नहीं? जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? माइनस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ना? और जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब अगर हम इस तरह से लिखें, इस तरह से ज्यादा सही रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी वो है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, अगर मैं देखूं ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी तो था, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 इनटू टोटल एनर्जी, तो Pe कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स टोटल एनर्जी।
ये क्यों लिखा रहा हूं पता है? अभी इसका न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है। आपसे इस तरह पूछा जाएगा कि मुझे थर्ड स्टेबल ऑर्बिटल की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, कितनी होगी? तो आपको तो टोटल एनर्जी निकालना आसान रहेगा, टोटल एनर्जी आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी अलग निकालना वो टफ रहेगा, है ना? तो पता लगा टोटल एनर्जी आपको पता है, बस माइनस बस लगा दो, वही क्या हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अभी हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा ये। पहले इतना नोट तो करो, मार्क ऑन कंटैक्ट। अब आप उसको प्रिंट करा रहे हैं। अभी टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हमें एन आर गिवन है, तो उसी आर की वैल्यू को यहाँ पुट करना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ तो वही तो करना है तुरंत। हाँ करो 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 करो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर वाला नोट हो गया, ठीक है। इतनी की थ्योरी तैयार करके आना जितना हम लोग बता चुके हैं यहाँ पे। मालूम घंटा आपको अभी रुक जाओ, बस 10 दिन और रुक जाओ। डिवीजन जब होगा ना, पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इन इक्वेशन थर्ड। अब जरा ध्यान सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर, आर की वैल्यू होती है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई की पावर 2। बोलो ये ना, ठीक है। बस अब जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू को जब आप रखोगे, सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू जब आप रखोगे तो जो टोटल एनर्जी होगी वो आ जाएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सही। अब जरा ध्यान सुनो बच्चे, ये ठीक है, देखो ना, ठीक है। आगे बात समझ में। अब किसी भी ऑर्बिट के लिए टोटल एनर्जी निकालना क्या आपके लिए टास्क है? क्या आराम से कर सकते हो। n की वैल्यू 1 तो फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट, n की वैल्यू 2 सेकंड स्टेबल ऑर्बिट, n की वैल्यू 3 थर्ड स्टेबल ऑर्बिट। यानी अब किसी भी स्टेबल ऑर्बिट की आप रेडियस और उसकी टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, नहीं निकाल? अब अगर आपसे कोई पूछता, बेटा ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होने वाली होती है? दिक्कत होती है ये, n की वैल्यू 1 जो होता है ना, वो ग्राउंड स्टेट होता है। क्या होता है? n की वैल्यू 2 वो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना। n की वैल्यू 3 सेकेंड। हाँ? अब सुनो ध्यान से लड़के, ओए यार बात करते हो। इनको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं या सेकेंड ऑर्बिटल बोलते हैं, सेकेंड स्टेबल ऑर्बिटल बोलते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? सेकेंड स्टेबल ऑर्बिटल, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना, जो बच्चे अभी आप दिक्कत करो ना, वो देखो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करेगा। क्वेश्चन में पूछेगा कि हमें थर्ड स्टेबल ऑर्बिटल की काइनेटिक एनर्जी चाहिए और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो अब बच्चा कंफ्यूजन कहां पे होगा? दिक्कत ये होगी कि थर्ड स्टेबल ऑर्बिटल में क्या करना है, सेकंड लेना है कि थर्ड लेना है? तो इसलिए ध्यान देने की बात समझिएगा आप लोग। n1 बोले तो ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, और उसके बाद जब ऊपर चलते जाओगे तो वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होते जाएंगे। और अगर सेम वैल्यू है तो वो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। जैसे थर्ड स्टेबल ऑर्बिट चाहिए तो n की वैल्यू 3 रखना है, सेकंड स्टेबल ऑर्बिट चाहिए तो n की वैल्यू 2 रखना है। अब बात समझ में आ गई? अगर एक्साइटेड स्टेट पूछे तो n की वैल्यू 1 कम करके रखना है।
ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? अच्छा, ये फॉर्मूले क्यों बताए थे मैंने? अगर तुमसे कोई कह देता मुझे सेकंड एक्साइटेड स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना कि टोटल एनर्जी, मुझे सेकंड एक्साइटेड स्टेट की क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको क्या निकालना है? आपको टोटल एनर्जी निकालना है उसकी, और 2 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो बोल बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं वहां पे। तो फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही रहेगा, कल नोट्स मिल जाएंगे, आप न्यूमेरिकल नोट्स करेंगे। क्या हुआ? अरे ठीक है।